हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स। जो चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस चैनल के थ्रू जो है वो आपका जो नर्सिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं काफ़ी टाइम से या अभी जो कर रहे हैं उनकी काफ़ी अच्छे कंटेंट जो है वो उनको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेरियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको इसके ऊपर सॉल्व करवाऊँगी। सभी सब्जेक्ट्स के जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, पीडियाट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, obstetric gynecology and mental health nursing, fundamental medical surgical anatomy, psychology, sociology, each and every जो एस्पेक्ट है नर्सिंग का वो इसमें हम कवर करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही डिस्कस यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। जो भी एमसीक्यूज के साथ जो भी उनका थ्योरेटिकल पोर्शन होगा वो भी आपको यहाँ पे साथ के साथ देखने को मिलेगा कंटेंट के साथ, जो कि आपके लिए एक ओवरऑल नॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा। सो दैट जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएं और वहाँ पे जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए तो आपको हर एक पर्सपेक्टिव से उसकी नॉलेज हो और उसको आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। और यहाँ पे प्रैक्टिकल जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो नर्सिंग एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं वो भी यहाँ पे आपको अच्छे से सॉल्व करवाए जाएंगे। गेट रेडी टू अचीव योर गोल, टू क्लियर योर एग्ज़ाम। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। मीजल की मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन पूछी गई है यहाँ पर। ऑप्शंस आर मेनिंजो एंसेफेलाइटिस, बी पैरोटाइटिस, सी ओटाइटिस मीडिया एंड डी पैरोटिनाइटिस। यहाँ पर क्या है, जो मीजल्स है, मीजल इज़ अ वायरल इन्फेक्शन होता है, मिक्सो वायरस की वजह से ये होता है। ठीक है, मिक्सो वायरस की वजह से ये होता है और इसकी मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन पूछी गई है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसकी होती तो हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ठीक है, और इसका जो मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे पूछी गई है, सो दैट इज़ द ऑप्शन ए है हमारे पास, मेनिंजो एंसेफेलाइटिस। और ये मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का ड्यू टू मीजल्स। मतलब ड्यू टू मीजल किसी डेथ होती है तो उसमें जो मेन कॉज बनता है दैट इज़ द मेनिंजो एंसेफेलाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसटीडीज आर ऑल्सो नोन एज, जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होते हैं उन्हें हम और किस नाम से जानते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़, विनरल डिजीज़, बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज़ एंड वायरल डिजीज़। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विनरल डिजीज़ के नाम से भी हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मलेरिया मेनली अफेक्ट्स। मलेरिया जो है मेनली किसे अफेक्ट करता है, कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? ऑप्शन ए लीवर, पिट्यूटरी ग्लैंड, देन किडनी, देन स्प्लीन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्प्लीन। स्प्लीन को जो है वो मलेरिया यूजुअली ज़्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग HIV इन्फेक्शन क्या होता है? ऑप्शंस है हमारे पास, इम्यूनिटी पावर इंक्रीज हो जाती है, इम्यूनिटी पावर डिक्रीजेज, इम्यूनिटी रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ड्यूरिंग HIV इन्फेक्शन जो होता है हमारी जो इम्यूनिटी है हमारी बॉडी की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और जो डिक्रीज़ होती, जो इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में जो बनाते हैं, जो यहाँ पर है हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास CD4 टी लिम्फोसाइट्स का जो काउंट होता है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे पास के जो क्या होता है, जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। HIV जो वायरस है ये कॉज करता है एड्स। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच कम्युनिकेबल डिजीज स्किन रैश डू नॉट अपीयर जनरली। कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन तो है बट रैशेज जो है वो जनरली अपीयर नहीं होते हैं। सो ऑप्शंस हैं हमारे पास, चिकन पॉक्स, मीजल्स, पोलियो एंड रूबेला। द राइट आंसर इज पोलियो। पोलियो में जो है वो रैशेज देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किन रैश आर इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। तो इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर किसका है अमंग दीज कंडीशंस? ऑप्शन आर ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, मीजल्स एंड टेटनस। सो द राइट आंसर इज
मीजल्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर होता है मीजल का, वो है स्किन रैशेज। Skin rashes are important clinical feature of measles, chickenpox and rubella. So next question की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फीवर, वूपिंग कफ, बॉडी एक आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ। अभी यहाँ पर हमारे पास क्लिनिकल फीचर मेंशन किए गए हैं कि फीवर है, वूपिंग कफ है और बॉडी एक है। तो ये किस कंडीशन का मेन जो कंडीशन है जिसमें ये सब क्लिनिकल फीचर्स देखे जाते हैं? ऑप्शंस आर diphtheria, pertussis, measles and mumps. So the right answer is pertussis, क्योंकि whooping cough is also known as pertussis और हम इसको जो है वो 100-day cough भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ pertussis इज फाउंड अमंग एज ग्रुप। तो ज़्यादा जो इंसिडेंस रेट हमें देखने को मिलता है pertussis का, वो कौन सी एज ग्रुप में ज़्यादातर देखने को मिलता है? ऑप्शंस है हमारे पास 0 to 5 ईयर्स, देन 6 to 9 ईयर्स, 10 to 17 ईयर्स एंड ओल्ड एज। सो द राइट आंसर इज 0 to 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वूपिंग कफ एंड डिप्थीरिया मेनली स्प्रेड बाय, किसके थ्रू ज़्यादा स्प्रेड करते हैं ये? ऑप्शन हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, वायरस, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड पॉल्यूटेड वाटर। सो द राइट आंसर इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू जो है वो वूपिंग कफ और डिप्थीरिया मेनली स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ pertussis। तो इनमें से जो है वो pertussis की कौन सी एक कॉम्प्लिकेशन बनती है? ऑप्शंस आर कन्वर्जन्स, ब्रोंकोनिमोनिया, सब कंजक्टाइवल हैमरेज और ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो है जो भी अबव हमारे पास जो कंडीशंस दी गई हैं ये सभी जो हैं वो pertussis की कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल मेजर ऑफ वूपिंग कफ इंक्लूड। अभी हमें वूपिंग कफ को कंट्रोल कैसे करना है, व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स ऑफ वूपिंग कफ। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। कन्वर्जन्स, डिसइंफेक्शन ऑफ डिस्चार्जेस मीन सिक्रीशंस, जो भी बॉडी डिस्चार्ज होता है उनकी बात की जा रही है यहाँ पे, एंड डीपीटी वैक्सीन एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज, हमें यहाँ पर किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, कंट्रोल मेजर्स करने हैं अगर हमें वूपिंग कफ का, तो हमें इन सभी बातों पर ध्यान देना है, कन्वर्जन्स पर भी, और डिसइंफेक्शन करना है डिस्चार्जेस का, एंड डीपीटी वैक्सीनेशन भी होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं pertussis के बारे में बताया गया है ओवरऑल एक पिक्चर में समराइज करके। pertussis इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम बॉडीटिला pertussis की वजह से ये होता है, एंड इट कैन स्प्रेड, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है इसका नाम बॉडीटिला pertussis, और इट कैन स्प्रेड थ्रू द ड्रॉपलेट। जैसे मैंने कहा कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, वूपिंग कफ एंड डिप्थीरिया मेनली स्प्रेड करते हैं इसके थ्रू, एंड फ्रॉम कफिंग और स्नीजिंग। सिम्टम्स में डेवलप 7 to 10 डेज आफ्टर द इन्फेक्शन। तो 7 to 10 डेज में जो है वो सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। क्या क्या सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे? फीवर, रनी नोज, फैटीग, एंड यहाँ पर क्या है हमारे पास हैकिंग कफ होता है, दैट बिकम अ वूपिंग टाइप लास्टिंग फॉर 1 to 6 वीक्स तक यहाँ पर रहता है ये कफ, एंड कैन बी फेटल स्पेशली अमंग बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन। अब इसका ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली, और इसका वैक्सीनेशन करना चाहिए, हैंड हाइजीन हमें प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहिए, और जब भी हमें कुछ कोल्ड हुआ हो तो हमें कवर करना चाहिए अपने फेस को प्रॉपर्ली, एंड मास्क प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए इन दिस कंडीशन। जो इसका हमें कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोलिंग जो मेजर्स हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो आई होप इसके थ्रू आपको हेल्प मिली होगी और ये आपने अच्छे से यहाँ से नोट किया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन फॉलोइंग विच एज ग्रुप इज कंसीडर्ड मोस्ट सेंसिटिव फॉर गेटिंग इन्फेक्शन। अभी यहाँ पर आपको डिफरेंट एज ग्रुप्स मेंशन किए गए हैं और यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जिसे हम मोस्ट सेंसिटिव कंसीडर करेंगे फॉर गेटिंग द इन्फेक्शन। सो द ऑप्शंस आर ओल्ड एज, एडल्ट, चिल्ड्रन एंड इन्फेंट। सो द राइट आंसर इज इन्फेंट, क्योंकि इन्फेंट का जो इम्यूनिटी लेवल है वो सबसे लो होता है
और अभी वो एडजस्ट करना ही सीखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, तो यहाँ पर उनको ज़्यादा सेंसिटिव होती है इनकी बॉडी फॉर गेटिंग द इन्फेक्शन। इन्फेंट जो है वो हम कहते हैं अप टू 1 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम कहेंगे इन्फेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। कंट्रोल मेजर्स ऑफ टेटनस इंक्लूड्स एक्सेप्ट, अभी यहाँ पर जो भी मेजर्स दिए हैं ये सभी कंट्रोल मेजर्स हैं टेटनस के, एक्सेप्ट किसी एक को छोड़कर, तो वो कौन सा है वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, डिसइंफेक्शन ऑफ डिस्चार्जेस, डीपीटी वैक्सीन एंड बीसीजी वैक्सीन। तो हम पेशेंट को आइसोलेट भी करेंगे और उसके जो डिस्चार्जेस हैं उनको हम डिसइंफेक्ट भी करेंगे, डीपीटी वैक्सीनेशन भी करेंगे, क्योंकि डीपीटी मीन्स डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए जो वैक्सीनेशन होती है वो हम इसमें देंगे। बट हम क्या नहीं करेंगे, दैट इज़ ऑप्शन डी बीसीजी वैक्सीन, क्योंकि ये जो होता है ये हम ट्यूबरक्लोसिस का एक एज अ प्रिवेंटेबल मेजर्स यूज़ करते हैं और ये बच्चों में देते हैं एट बर्थ, जैसे बेबी डिलीवर होता है तो हम उसको बीसीजी वैक्सीनेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला आजार इज ट्रांसमिटेड टू मैन बाय द बाइट ऑफ वेक्टर। काला आजार जो है जो ट्रांसमिट होता है मैन में, तो वो कौन से वेक्टर के बाइट करने से होता है। ऑप्शंस आर सैटसे फ्लाई, फ्लीबोटोमाइन सैंड फ्लाई, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एंड कॉक्सिला बोर्नेटाई। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्लीबोटोमाइन सैंड फ्लाई जो है ये एक वेक्टर है जिसके काटने से जो है वो काला आजार जो ट्रांसमिट होता है मैन में। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज रिपोर्टेड इन द ईयर। तो जो लास्ट केस है स्मॉल पॉक्स का वो रिपोर्ट हुआ था वर्ड में कौन से ईयर में, ये पूछा गया है। सो ऑप्शंस है हमारे पास 1978, 1980, 1977 and 1982. The right answer of this question is 1977 में लास्ट केस जो था वो देखा गया था। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि इंडिया कब फ्री हुआ स्मॉल पॉक्स से, तो इंडिया जो था वो फ्री हुआ था 1977 में। जब वर्ल्ड में कोई लास्ट केस कहीं पे मिला होगा उस टाइम पे इंडिया को जो था वो डिक्लेयर किया जा चुका था फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स इन 1977। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्ल्ड को कब डिक्लेयर किया गया स्मॉल पॉक्स फ्री, तो उसका आंसर हमारे पास होगा 1980 में जो था वो वर्ल्ड जो था वो फ्री हो चुका था फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से इस तरीके से और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शंस आर hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C and hepatitis D. So the right answer is hepatitis B, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होता है, तो इसीलिए इसको सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए। लेटेस्ट नेम ऑफ इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इज। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस हम किसे कहते हैं। हेपेटाइटिस ए, hepatitis B, hepatitis C and hepatitis D. So the right answer is option A, hepatitis A जो है वो हम उसे infectious hepatitis भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए। द मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए, जो कि मोस्ट मतलब जो हम जिसे इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हैं, तो उसका जो मेजर रूट है ट्रांसमिशन का वो क्या है। फीकल ओरल रूट, पेरेंटल रूट और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू या पर एनल रूट के थ्रू। सो द राइट आंसर इज फीकल ओरल रूट। हेपेटाइटिस ए के साथ हेपेटाइटिस जो है हमारे पास सी, ये भी जो है वो हेपेटाइटिस ए के साथ जो है हमारे पास हेपेटाइटिस सी भी जो है वो हमारे पास फीकल ओरल रूट के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेपेटाइटिस बी इज वाटर बॉर्न डिजीज, बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज, ब्लड बॉर्न डिजीज, और ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी मीन्स वाटर बॉर्न और ब्लड बॉर्न डिजीज। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास क्या है, ब्लड बॉर्न डिजीज।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस का कंप्लीट चार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई के बारे में बताया, कौन कौन से वायरस इनको कॉज करते हैं वो भी बताया, और जो इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन का है या सोर्सेज का है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे हमारे पास जो है वो अगर हेपेटाइटिस ए की बात करें तो ये फूड एंड वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू जो है वो उसका सोर्स बनता है, और इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू जैसे मैंने कहा। और सी जो है ये सिरिंजेस बॉडी फ्लूइड, ठीक है, तो इन्फेक्टेड मदर के थ्रू, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, ठीक है, फीकल ओरल रूट के थ्रू, कंटेमिनेटेड वाटर, इन सब चीज़ों के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग इनके सोर्सेज यहाँ पर बताए गए हैं। और प्रिवेंशन में हमारे पास यहाँ पर क्या है, हर एक हेपेटाइटिस की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनकी यहाँ पर प्रिवेंशन बताई गई है, और ट्रीटमेंट भी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैंने एक क्वेश्चन में अभी आपको यहाँ पर बताया था, जो इसका 138 जो क्वेश्चन था, द मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए, तो मैंने वहाँ पर फीकल ओरल जो ये था, फीको ओरल रूट के थ्रू जो था वो हमने यहाँ पे आपको बताया था। उसमें मैंने गलती से आपको हेपेटाइटिस सी बता दिया, बट हेपेटाइटिस सी नहीं था, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये जो दोनों होते हैं ये आपके पास फीकल ओरल रूट के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैंने वहाँ पर वो गलती से आपको बता दिया था, ठीक है। सो आई होप आपको इस चार्ट से हेल्प हो जाएगी, पूरा कंप्लीट यहाँ से एक ओवरव्यू मिल जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कॉलरा इज, ऑप्शन ए फीकल कॉन्टैमिनेटेड वाटर, contaminated food, contaminated hands and all of the above। सो यहाँ पर क्या है, जो कॉलरा एक डिजीज़ हमारे पास कंडीशन है, और उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो इन ऑप्शंस में से किसके थ्रू होता है। सो द राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो कॉन्टेमिनेटेड वाटर, फूड, और अगर हमारे हैंड हाइजीन भी प्रॉपर नहीं होगा तो इन सभी के थ्रू जो था वो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस हमें हो सकते हैं, ठीक है। द पॉजिटिव एजेंट फॉर दिस कॉलरा इज़ विब्रियो कॉलरा, ठीक है। सो विब्रियो कॉलरा के थ्रू ये होता है। सो यही था आज के लेक्चर में, मैंने आपके साथ यही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। ऐसे ही और क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एसएस पीडियाट्रिक्स, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और कोई भी और आपकी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू।